ओके, सो जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं डिस्प्ले किया था। सो यहाँ पर देख लीजिए आप। पहला टॉपिक था अपना डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर्स, तो ये मैंने समझा दिया था। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट था हमारा चेंज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन इट्स सब सिस्टम। देन हमारा था चेंज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बिटवीन ई एंड ई प्लस डेल्टा ई, जो भी हमने कर लिया था। फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल एक्स बार, ये भी हम कर चुके हैं। और अब अभी का टॉपिक है चेंज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ड्यू टू चेंज डीएक्स इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स। सो लेट्स गो बैक टू हिंदी। सो हमारे पास डीएक्स में चेंज से एनर्जी लेवल जो है उनकी संख्या में परिवर्तन कितना आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले उनकी समरी हो जाए। तो जब एक्सटर्नल पैरामीटर एक्स में एक्स प्लस डीएक्स तक चेंज किया जाता है तो E से E प्लस डेल्टा E के बीच में हमने देख लिया था कि पहले कितना था, एनर्जी लेवल्स की संख्या ओमेगा था, और उसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा डेल ओमेगा बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स। जाहिर सी बात है कि डेल एक्स परिवर्तन से अगर अवस्थाओं की संख्या में डेल ओमेगा परिवर्तन हो रहा है तो डीएक्स परिवर्तन से कितना हो जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। अब इस चेंज में कौन से एनर्जी लेवल इंक्लूड होंगे, जिनकी एनर्जी पहले ई से कम थी और चेंज के बाद ई से बढ़ गई, बढ़ के और ई से ई प्लस डेल्टा ई के बीच में चली गई, करेक्ट। साथ ही साथ में इसमें वो ऊर्जा स्तर कम हो जाएंगे जो ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में थे, पर इस रेंज की वजह से, सॉरी इस चेंज की वजह से इस रेंज से बाहर निकल जाएंगे। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास 3 लेवल थे, ई था, इधर आपके पास ई माइनस डेल्टा ई है और इधर ई प्लस डेल्टा ई है, रेंज हमारे पास फिक्स है। अगर नीचे से कुछ लेवल शिफ्ट होके ऊपर वाली रेंज में जा रहे हैं तो ऊपर उतने ही लेवल जो हैं वो क्या करेंगे, इस रेंज से बाहर निकलेंगे ना। सीधी सी बात है यार, अगर एक कमरे में 4 ही चेयर है और 4 लोग वहां पे बैठे हैं और मान लीजिए उनमें से अगर हमें बाहर बहुत सारे लोग हैं और अगर हम 2 लोगों को बाहर बुला लेते हैं तो 2 अगर वहां पे कम हो जाएंगे तो बाहर से हम कितनों को बुला पाएंगे और बिठाने के लिए, 2 को ही बुला पाएंगे। तो जितने लेवल नीचे वाली रेंज से ऊपर जाएंगे उतने ही ऊपर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले लेवल खाली होके, मतलब मेरा एग्जांपल बहुत ही वाहियात था बट ऊपर वाले एनर्जी रेंज में उतने लेवल बाहर निकल जाएंगे। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है। तो ये जो चेंज आया है इस चेंज को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। एक तो हमने देख लिया कि x में dx परिवर्तन होने से अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन इतना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने इस परिवर्तन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। राइट हैंड साइड में यही परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा, अवस्थाओं की संख्या हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल ली थी। ई लेवल में अवस्थाएं पहले कितनी थी, टो ई थी, जो ई रेंज के करस्पॉन्डिंग थी, और अब उसमें कितने हो गए लेवल, कितने हो गए, ई प्लस डेल्टा ई हो गए। तो जो है वो संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तरह से ये परिवर्तन जो है वो परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो ई माइनस तो ई प्लस डेल्टा ई। हमें खुद को पता है कि ये नंबर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ये नंबर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ई प्लस डेल्टा ई जो है वो ऊपर है और ई जो है वो नीचे है, तो आगे नेगेटिव लगाया हुआ है, नेगेटिव लगाया हुआ हमारे पास। और इसी चीज को एक दूसरे तरीके से और कैसे लिखा जा सकता है, डेल टो अपॉन डेल ई इंटू डेल्टा ई। कहने का मतलब है कि हुआ क्या है, डेल्टा ई परिवर्तन करने से, डेल्टा ई परिवर्तन किया नहीं है, परिवर्तन किया एक्स में, कितना परिवर्तन किया, डीएक्स,
उससे एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा ई, और उससे अवस्थाओं में कितना परिवर्तन हुआ, डेल टो हुआ। एक तो ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे तो डेल ओमेगा हुआ, और टो के टर्म्स में लिखोगे तो कितना हुआ, डेल टो हुआ। तो बेसिकली डेल्टा ई एनर्जी में परिवर्तन होने से, एनर्जी में परिवर्तन होने से अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन कितना होता है, अगर डेल टो होता है तो डेल ई रेंज में कितना परिवर्तन होगा, तो डेल टो अपॉन डेल ई इंटू डेल ई। मतलब टो के टर्म्स में भी हम एनर्जी लेवल की बात, संख्या की बात कर रहे हैं, और ओमेगा में भी हम संख्या की ही बात कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे फिर अंतर क्या है, भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष बताया जा रहा है, सीधे x के सापेक्ष बताया जा रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में जो परिवर्तन बताया जा रहा है वो किसके सापेक्ष बताया जा रहा है, e के सापेक्ष बताया जा रहा है, जबकि ये परिवर्तन है सेम ही, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x में परिवर्तन हुआ dx और उसकी वजह से एनर्जी में परिवर्तन हुआ डेल ई, और x में परिवर्तन होने से अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, ओमेगा, और एनर्जी में परिवर्तन होने से अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, तो x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन लिखोगे तो ओमेगा के टर्म्स में लिखना है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन लिखोगे तो टो के टर्म्स में आ जाएगा। अंतर कुछ भी नहीं है, कान इधर से पकड़ के खींचो या इधर से पकड़ के खींचो, कान सेम है, पेन उतना ही होगा। तो इधर x के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है और इधर एनर्जी के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, दैट्स इट। हमने और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आपको और दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ इतना लगाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंज है वो x के रेस्पेक्ट में लिया था, इसलिए ओमेगा वाला टर्म लिया है, और राइट हैंड साइड में एनर्जी के रेस्पेक्ट में चेंज लिया है, इसलिए टो के टर्म्स में लिया है। चलिए, तो अब ये जो है वो इसके बराबर है। अब हम टो ई की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला है इक्वेशन 7 से, और इक्वेशन 7 से हम यहाँ पर टो की वैल्यू रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम टू सेम रखा है, कोई चेंज नहीं किया। राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डेल बाय डेल ई एज इट इज है, डेल बाय डेल ई एज इट इज है, और ये टो की वैल्यू जो है, और ये डेल्टा ई भी है, ये टो की वैल्यू इक्वेशन 7 में है। इक्वेशन 7 डिस्प्ले कर देती हूँ। ये रहा टो, ये रहा टो ई की वैल्यू, ये रहा यहाँ पे इक्वेशन 7। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है, यही वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास dx और डेल्टा ई के कांस्टेंट, यानी चेंज जो है अगर वो कांस्टेंट कर देते हैं हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड अभी भी हमारे पास क्या है, सेम है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो डेल ई से डेल ई कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल ई से डेल ई हमारे पास क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल बाय डेल ई बचेगा एज इट इज एक्स बार और ओमेगा, एक्स बार और ओमेगा, और साथ में क्या बच रहा है, डीएक्स, और ये डीएक्स आ रहा है, मतलब डेल्टा ई से डेल्टा ई कैंसिल आउट किया है, और ऊपर वाली इक्वेशन में कुछ भी हमने नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ dx और यहाँ dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर अपन ओमेगा जो है ये है, इसको हम सिंप्लीफाई में, सिंप्लीफाइड वर्जन में सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, ओमेगा, लास्ट में वापस इसको क्या कर देंगे, एक्स लिख देंगे। तो अभी इधर तो कितना आ गया, डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स आ गया। इधर हमारे पास कितना है, एक्स बार है और साथ में ओमेगा, तो एक्स बार ओमेगा आ गया। अब दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो तरीका क्या होता है, एक फंक्शन को कांस्टेंट करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करके पहले वो कांस्टेंट, मतलब जैसा भी आप समझते हैं। तो एक्स बार को कांस्टेंट करेंगे, ओमेगा का डिफरेंशिएशन, फिर ओमेगा को कांस्टेंट करेंगे, एक्स बार का डिफरेंशिएशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन में दोनों साइड में ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा से डिवाइड करने से ये आ जाएगा, इधर भी ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एक्स बार को तो यहाँ लिख दिया, ये वाला जो टर्म है यहाँ लिख दिया, और ये जो 1/ओमेगा था ये यहाँ पे आ गया, और इधर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट होके केवल ये टर्म बच जाएगा जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, 1/ओमेगा डेल ओमेगा बाय डेल एक्स को हमने क्या लिखा है, डेल बाय डेल एक्स ln ओमेगा। देखो हमें पता है कि डेल बाय डेल एक्स ln ओमेगा को अगर सोल्व करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, ओमेगा का है, तो पहले 1/ओमेगा होगा, ln ओमेगा का कितना होगा, 1/ओमेगा, और फिर ओमेगा का क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना था, x के रेस्पेक्ट में, कर किसके रेस्पेक्ट में दिया, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 1/ओमेगा डेल ओमेगा बाय डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ln ओमेगा।
अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का साइन और एक्स बार, तो माइनस का साइन एक्स बार को एज इट इज लिख दिया, और ये हमारे पास है डेल ओमेगा अपॉन डेल ई हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1/ओमेगा डेल ओमेगा बाय डेल ई, वापस 1/ओमेगा डेल ओमेगा बाय डेल ई आ रहा है, तो फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल ई ln ओमेगा, जैसे हमने अभी यहाँ पर समझाया था, बस इधर x के रेस्पेक्ट में था, इधर e के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, और ये माइनस का टर्म एज इट इज है। तो इक्वेशन 12 तक आई होप अपन को क्लियर है। अब ये आपको याद हो तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में जितने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर मैं ये चीज समझा चुकी हूँ, अवस्थाओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसकी पावर के, यानी यूजुअली ये देखा जाता है कि मैक्रो सिस्टम के लिए अवस्थाओं की संख्या जो होती है वो एनर्जी के तो प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन साथ साथ में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां ज्यादा है तो एनर्जी की पावर डिग्री ऑफ फ्रीडम के प्रोपोर्शनल होती है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो ओमेगा जो है वो तो ई की पावर एफ के प्रोपोर्शनल है, अगर ओमेगा ई की पावर एफ के प्रोपोर्शनल है तो दोनों साइड में अगर आप लॉग लेंगे तो एलन ओमेगा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एफ बाहर आ जाएगा, एफ एलन ई, क्योंकि जो भी पावर में होता है लॉग लेने से वो बाहर आ जाता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 12 में दो टर्म आपको दे रखे हैं राइट हैंड साइड में, तो अगर वो दोनों टर्म में मैं सिर्फ ये वाला टर्म लू, यानी ये वाला टर्म, यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर मिल रहा है आपको एलन ओमेगा, तो यहाँ पर एलन ओमेगा, तो ये जो ब्रैकेट में ये जो टर्म है एक्स बार डेल बाय डेल ई एलन ओमेगा जो है उसको हम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिख रहे हैं, नियरली इक्वल कर रहे हैं। नियरली इक्वल का मतलब है, इस टर्म को मैं लिख के बताती हूँ आपको, एक्स बार, समझना इसको, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, एक्स बार डेल बाय डेल ई और एलन ओमेगा, और उसको नियरली इक्वल टू लिखा है, नियरली इक्वल टू लिखा है एफ एक्स बार अपॉन ई। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि एलन ओमेगा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एफ के, ठीक है, तो एलन ओमेगा जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एफ के, ठीक है, एक्स बार जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा है, और जो ई है डेल्टा ई का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, ई का हो सकता है। हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, हमने अप्रोक्सीमेटेड इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, तो अप्रोक्सीमेटेड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स बार की जगह हमने एक्स बार ही रखा है, डेल्टा ई यानी एनर्जी में मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है, जो उसके एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, और एलन ओमेगा में जो है वो एलन ओमेगा जो है वो हमने देखा था कि ये एफ ई बार के प्रोपोर्शनल आ रहा था, लेकिन एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से हमने इसको एफ का मान लिया, तो इसको हमने नियरली इक्वल टू रखा है एफ एक्स बार अपॉन ई, राइट, तो ये तो नियरली इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स बार अपॉन ई, जबकि जो दूसरा टर्म है उसमें दूसरा टर्म देखिए कितना है, डेल एक्स बार अपॉन डेल्टा ई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स बार में मैक्सिमम परिवर्तन कितना हो सकता है, एक्स बार का लिया जा सकता है, और ई में परिवर्तन कितना हो सकता है, ई का लिया जा सकता है, तो जो दूसरा है वो दूसरा पद है उसकी वैल्यू किस कोटि की हो सकती है, किस ऑर्डर की हो सकती है, एक्स बार अपॉन ई की। अब इसका मतलब ये आया है कि इक्वेशन 12 को वापस ध्यान से देखो, इक्वेशन 12 को वापस ध्यान से देखिए, और इसके राइट हैंड साइड में इक्वेशन इसके राइट हैंड साइड में जो दो टर्म हमें मिल रहे हैं वो तो दो टर्म को ध्यान से देखिए कि पहला वाला जो टर्म है और जो दूसरा वाला टर्म है, पहला वाला टर्म अप्रोक्सीमेटेड किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स बार अपॉन ई के, और दूसरा टर्म जो आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, एक्स बार अपॉन ई के। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एफ की संख्या जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बता चुकी हूँ, अगर एक मॉलिक्यूल के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एन मॉलिक्यूल के 3 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो अगर एक मोल गैस भी आप ले रहे हो तो एफ की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर आएगी, यानी 10 की घात 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म तो आपके पास 10⁻24 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो पहला वाला टर्म है वो आपका 10⁻24 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले टर्म के सामने दूसरा टर्म जो है वो नेग्लेजिबल है, तो नेग्लेक्ट कर दो और केवल इन दो टर्म को लिखो, तो जो है आरएचएस जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म की तुलना में सेकेंड टर्म जो है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, और हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, और राइट हैंड टर्म में हमने केवल फर्स्ट टर्म इंक्लूड किया है, और फर्स्ट टर्म हमारा था माइनस का एक्स बार डेल बाय डेल ई एलन ओमेगा, करेक्ट, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने निकाला हुआ है कि बीटा जो था हमारा कितना था, डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा। ये हमने लेक्चर 4 में ही, शायद लेक्चर 4 या लेक्चर 5 में ही डेरिवेशन इसका कर लिया था। ये आप देख लेना, बीटा हमारा था डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा। तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये टर्म एज इट इज लिखो, डेल बाय डेल एक्स एल एन ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, माइनस, उसको एज इट इज रखो। और यहाँ पे क्या है, डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा, ये कितना है आपका बीटा, और साथ में क्या है एक्स बार, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का बीटा एक्स बार। बीटा हम जानते हैं कि ये होता है 1/kT होता है। तो और एक्स बार हमने निकाल चुके हैं, एक्स बार हमारा कितना आया था, एक्स बार शुरुआत में जाना, इस लेक्चर के या इससे प्रीवियस लेक्चर के एक्स हम पढ़ चुके हैं, डेल ई आर एक्स आर आया था अपॉन डेल एक्स आया था हमारे पास, ठीक है। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। दैट्स इट। अब हमारे पास आगे क्या करना है, हमें वैसे आगे करने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन 14 है वही हमारे हेडिंग का जो हेडिंग जो हमने पढ़ा था वो रिप्रेजेंट करता है एक्स में परिवर्तन से ऊर्जा स्तरों में कितना परिवर्तन हुआ, वो इक्वेशन 14 तक। तो इक्वेशन 14 जो है यहीं तक हमारा वो डेरिवेशन कंप्लीट होता है जिसकी हेडिंग में हम चल रहे थे कि E से E प्लस मतलब x में चेंज होने से एनर्जी लेवल की संख्या में इतना परिवर्तन होगा। तो x के रेस्पेक्ट में ओमेगा में जो परिवर्तन होगा वो किसके इक्वल होगा, बीटा एक्स बार के। तो ये डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। डेरिवेशन आपको यहीं तक करना है। इसके बाद वाला टर्म इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कर लेते हैं। मतलब वैसे जो एग्जाम जो हेडिंग थी उतना तो जस्टिफिकेशन हमारा हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, केस लेते हैं। अगर जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो हमारा वॉल्यूम है, तो ये मैंने पहले पढ़ा दिया था, एक्स बार का फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो वाला टॉपिक देखिए कि अगर स्मॉल एक्स जो है वो वॉल्यूम होगा तो एक्स बार जो होगा वो माइनस का पी यानी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक्स बार आपका पी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन 14 जो है, इक्वेशन 14 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 14 हमारा ये था, इक्वेशन 14 था डेल बाय डेल एक्स एल एन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस का बीटा एक्स बार, ये था। अब इसमें स्मॉल एक्स की जगह हमें क्या रखना है, वॉल्यूम, और कैपिटल एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का प्रेशर। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो एक्स की जगह वॉल्यूम रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डेल बाय डेल वी एल एन ओमेगा, राइट हैंड साइड में माइनस का बीटा एक्स बार है तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा पी बार, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है और एक एक्स बार में अपन रख रहे हैं, करेक्ट। एंट्रोपी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू क्या होता है, के एल एन ओमेगा होता है। के एल एन ओमेगा होने से इक्वेशन 16 में हम दोनों साइड अगर के से मल्टीप्लाई करें तो के कांस्टेंट होने की वजह से अंदर जा सकता है और यहाँ पर भी के आ जा सकता है। तो ये के एल एन ओमेगा क्या हो जाएगा, S। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल एस अपॉन डेल वी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, बीटा पी बार और के। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन के टी, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, p बार अपॉन t। तो ये इक्वेशन 17 जो है इस रिलेशन का भी डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। इससे आप क्या पता कर सकते हो कि अगर हमें किसी की एंट्रोपी का आयतन के साथ में रिलेशन पता है तो हम उसका प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। वापस इक्वेशन 13 में चलते हैं। आप वीडियो बैक करके इक्वेशन 13 देख लीजिएगा, या मैं एक बार डिस्प्ले कर देती हूँ। इक्वेशन 13 हमें क्या मिला था, ये रहा इक्वेशन 13। इक्वेशन 13 को ध्यान से देख लीजिए, डेल बाय डेल एक्स एल एन ओमेगा माइनस का एक्स बार डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा, इसी को वापस लिख रहे हैं। तो ये रहा इक्वेशन 13, डेल बाय डेल एक्स एल एन ओमेगा माइनस का डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा एक्स बार था। दोनों साइड में हमने क्या किया, इक्वेशन 13 में dx से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर dx आ जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। हम ये पढ़ चुके हैं एक्स बार के फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि एक्स बार को जब dx से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक्स बार dx है ये आपका कितना हो जाएगा, dw। वैसे यहाँ पर d नहीं लगाना चाहिए क्योंकि w पे लगता ही नहीं है, डेल्टा ओमेगा w होना चाहिए, बट ठीक है चलने दो, बुक में लिखा हुआ है तो चलने दो, छोटी मोटी मिस्टेक चलती है, हालांकि ये बहुत बड़ी है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो dw आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का dw है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाला टर्म तो हमने एज इट इज रख दिया। यहाँ पे हमने रख दिया डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dw और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि ओमेगा जो है वो एक्चुअल में किसका फंक्शन था, ई और एक्स का था। तो जो एल एन ओमेगा है वो भी किसका फंक्शन हो जाएगा, ई और एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो एल एन ओमेगा जो है वो एल एन ओमेगा ई और एक्स का फंक्शन है।
तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इधर तो करना पड़ेगा डी ln ओमेगा, इधर तो हो जाएगा टोटल, और इधर क्योंकि दो वेरिएबल है तो उसका तरीका आपको पता होना चाहिए कि f जो है अगर वो x और y का फंक्शन है तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कि जो df है वो कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल x dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy। ये फॉर्मूला होता है, मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेल ln ओमेगा पहले x के रेस्पेक्ट में करो तो dx लगा दो, प्लस डेल ln ओमेगा डेल ई तब डी लगा दो। तो ये हमारे पास इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये आएगा डी ln ओमेगा जो है डेल बाय एक्स डेल एक्स डेल ln ओमेगा dx और फिर ई के रेस्पेक्ट में कर दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास में डी ln ओमेगा जो है वो एनर्जी रेंज डी और dx के परिवर्तन के कारण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस देखो यहाँ पे dw नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, de। आप चाहो तो आप इस पूरे डेरिवेशन के अंदर de ही लिख सकते हो, आपका डेरिवेशन गलत नहीं होगा। लेकिन इस बुक में इस एनर्जी रेंज को, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम होने की वजह से de को किससे रिप्लेस कर दिया है, w से रिप्लेस कर दिया है। बट दैट इज नॉट नेसेसरी, आप अपना चाहो तो डेरिवेशन जो है वो de के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। योर आंसर विल बी करेक्ट, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं de से ही समझा देती हूँ और आप देख लेना यहाँ dw लिखा हुआ है। तो खैर हमारे पास डी ln ओमेगा आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिख दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली जो डी ln ओमेगा है वो एनर्जी परिवर्तन, फिर से देखो dw लिखा है जबकि है क्या, ऊर्जा परिवर्तन है, तो de होना चाहिए। तो ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी परिवर्तन de और एक्सटर्नल परिवर्तन dx के कारण परिवर्तन है, करेक्ट। तो इसका मतलब हम इस ln ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि ये जो डी ln ओमेगा है, अब इसको लैंग्वेज में समझना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन ln ओमेगा। ln ओमेगा में चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू किसके कारण, एक तो एनर्जी में चेंज के कारण और एक एक्स में चेंज के कारण। इस वजह से इस डी ln ओमेगा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से कि ln ओमेगा की वैल्यू जब एनर्जी में E प्लस डी परिवर्तन था और x में x प्लस dx था, माइनस ln ओमेगा जब ओमेगा में कितना था, केवल E और x। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे आप लैंग्वेज के फॉर्म में अगर रखो तो ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ln ओमेगा में ये जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया, जब E को हमने क्या कर दिया, E प्लस डी कर दिया और x को हमने क्या कर दिया, x प्लस dx कर दिया। तो एक तरह से इस परिवर्तन को क्या लिखा जा सकता है कि ln ओमेगा की वैल्यू जब E की वैल्यू E प्लस डी और x प्लस dx हो, और जब ln ओमेगा की वैल्यू जब E की वैल्यू E और x की वैल्यू x हो, और इन दोनों में जो अंतर होगा वो डी ln ओमेगा को बताएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है कि जो डी ln ओमेगा है वो डी और dx के चेंज के कारण होता है, इसलिए डी ln ओमेगा को ln ओमेगा E प्लस डी x प्लस dx माइनस ln ओमेगा ex लिखा जा सकता है। मैं अभी भी dw नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पर de ही बोलूंगी। ठीक है, इक्वेशन 18 से, इक्वेशन 18 हमारे पास कहाँ है, ऑब्वियसली इक्वेशन 18 हमारे पास ये है यहाँ पे इक्वेशन 18, बट आई डोंट थिंक इस इक्वेशन 18 को यहाँ पे लिखा गया है, इक्वेशन 18 से नहीं है, बेसिकली यहीं से ही है। इसी को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, डी ln ओमेगा क्या लिख सकते हैं, आपके पास डी ln ओमेगा क्या कितना आ गया, डे ये वाला टर्म आ गया यहाँ पे और ये वाला टर्म आ गया, और इस वैल्यू को यहाँ पर जीरो किया गया है। इसको जीरो कैसे किया, इसको जीरो कैसे रखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, डी ln ओमेगा है, और डी ln ओमेगा को इक्वेशन नंबर 18 से जीरो कैसे लिखा, ये देखो ये वाला टर्म जो है वो जीरो आया है। अब ये वाला एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ, है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डेल बाय डेल एक्स ln ओमेगा dx प्लस डेल बाय डेल ई ln ओमेगा डी। और हमने अभी अभी देखा डी ln ओमेगा अगर निकालना पड़ा तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ln ओमेगा जो है वो कितना था, ln ओमेगा e और x का फंक्शन था। तो यहां से अगर अपन निकालते हैं डी ln ओमेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो ये कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल x ln ओमेगा dx प्लस डेल बाय डेल ई ln ओमेगा डी। और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसकी वैल्यू जीरो है। अगर इसकी वैल्यू जीरो है
इसकी वैल्यू 0 है, तो डी एल एन ओमेगा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ भी होगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, बट ये 0 है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एल एन ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से देखो एल एन ओमेगा से। ठीक है, तो अगर ये टर्म हमारे पास 0 आ रहा है, अगर ये टर्म हमारे पास 0 आ रहा है, तो बेसिकली किसकी वैल्यू 0 आ रही है हमारे पास, डी एल एन ओमेगा की 0 आ रही है। और अगर डी एल एन ओमेगा 0 है, तो इसका राइट हैंड साइड भी 0 होगा, तो इसका राइट हैंड साइड तो ये रहा, ये 0 होगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर कर दिया। इसका मतलब एल एन ओमेगा ई प्लस डीई एक्स प्लस डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, एल एन ओमेगा ई और एक्स के। इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये के एल एन ओमेगा किसकी वैल्यू है, ये बेसिकली के एल एन ओमेगा होता है एस, लेकिन ये कब है एंट्रोपी एस, जब वैल्यू है ई प्लस ई डीई और एक्स प्लस डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आपका एस कब है, जब ई और एक्स है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि एंट्रोपी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। जब आपने E को E प्लस डी से रिप्लेस किया, X को X प्लस डी से किया, तो एंट्रोपी बराबर आ रही है, यानी कि एंट्रोपी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो डेल एस बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस इक्वेशन 19 से यानी इक्वेशन 20 से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे पास एडियाबेटिकली अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके एक्सटर्नल पैरामीटर यानी कि एक्स में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन यानी कि बहुत छोटा परिवर्तन dx किया जाए, तो ऊर्जा स्तरों में तो परिवर्तन हो जाता है, और जो कुल ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, डेल डब्ल्यू के बराबर होती है, करेक्ट, क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, डेल डब्ल्यू के। दूसरा हमने देखा है कि अगर ये हमारे पास ये निष्कर्ष वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो आप देख लो, क्योंकि हमने जो 3 चीजें करी है बस ये उन्हीं में बता रहा है कि जो एनर्जी लेवल होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज का मतलब नीचे जो लेवल थे अगर वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऊपर वाले बाहर निकल जाएंगे, तो इनका रीअरेंजमेंट होता है, ये भी हमने प्रूव कर दिया था। तीसरा ये कहना चाह रहा है कि एंट्रोपी जो होती है वो पहले और बाद में बिल्कुल बराबर होती है, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा एस हमने देख लिया 0 आता है। ठीक है, और हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए, हाँ यस, अगर हमने ये सूक्ष्म बहुत छोटा परिवर्तन नहीं लिखा है और वैसे करवाया है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन फिर आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए हमने, याद हो तो पिछली बार लिखा था कि डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ग्रेटर देन वाला कंडीशन हमें उस टाइम भी मिला था, इक्वल टू वाला कंडीशन हमें मिला गया है, बट ये निष्कर्ष एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ही मैं दिखा देती हूँ। तो आपके पास है चेंज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल ड्यू टू चेंज dx इन एक्सटर्नल पैरामीटर। बस इक्वेशन 14 तक ही डेरिवेशन है ये, इक्वेशन 14 तक ही ये डेरिवेशन है, लेकिन उसके बाद में क्योंकि एंट्रोपी वाला चीज जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हमने वो भी कर ली यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंक्लूजन्स, दैट्स इट।